Hello, welcome back to our quality series. Today we'll cover two extremely important fundamental rights given under Article 29, 30 and 32. ठीक है, 29 30 के अंदर जो दिए हुए हैं उनको बोलते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. आर्टिकल 32 को बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. ठीक है भाई. तो ये कल्चरल एंड सबसे पहले हम इसको देखते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स को. ये हमारा अगला फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 29 30. अभी तक हमने कितने किए? 5 कर लिए, 2 आज कर लेंगे तो 7 हो जाएंगे पूरे पूरे. सॉरी 4 कर लिए, 2 आज हो जाएंगे तो टोटल 6 हो जाएंगे. हमारे पास टोटल फंडामेंटल राइट्स गिवन इन पार्ट 3 और 6. पहले 7 थे, एक चला गया था. ये बातें सब हो चुकी है. अभी देखते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29 30 के अंडर दिया हुआ है. तो आर्टिकल 29 ये बेसिकली माइनॉरिटीज के लिए 29 30 के अब वो अपना कल्चर प्रिजर्व करते हैं कर सकते हैं. अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वगैरह बना सकते हैं. ठीक है भाई. तो आर्टिकल 29 को अगर हम देखना शुरू करते हैं तो इसके अंदर 2 एस्पेक्ट्स हैं. क्या? एक तो है भाई ग्रुप राइट. मतलब कि एनी सेक्शन, इसकी लैंग्वेज जो लिखी हुई है, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स विद डिस्टिंक्ट लैंग्वेज एंड कल्चर. विद डिस्टिंक्ट लैंग्वेज उनके पास में अपनी अलग लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है या तो कल्चर है. उनके पास अधिकार है दैट दे हैव द राइट टू प्रोटेक्ट दीज थ्री. any section of citizens having distinct language, script or culture, they have the right to conserve it. They have the right to conserve it. ठीक है. मतलब किसी भी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स की बात हो रही है यहाँ पे. ठीक है ना. कोई भी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स, चाहे वो माइनॉरिटी हो या मेजोरिटी है, दोनों के लिए अवेलेबल है. ठीक है. उनके पास में बस क्या होना चाहिए? डिस्टिंक्ट लैंग्वेज होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट स्क्रिप्ट होना चाहिए, डिस्टिंक्ट कल्चर होना चाहिए. तो उनके पास में ये अधिकार है कि अंडर आर्टिकल 29 क्लोज 1 के अंदर उनका क्या अधिकार है? दे हैव द राइट टू कंजर्व इट. ठीक है. दूसरा आर्टिकल 29 क्लोज 2 के अंदर क्या दिया हुआ है? दैट it just says that no citizen shall be denied admission into any state run or state aided educational institution. कोई भी स्टेट रन या फिर स्टेट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ना, उसके अंदर किसी को भी एडमिशन, किसी भी पर्सन को एडमिशन डिनाई नहीं किया जाएगा. ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, अगर किसी का जस्ट बिकॉज दे हैव द डिफरेंट रिलीजन. 4 ग्राउंड है इसमें. रिलीजन है, रेस है, या फिर कास्ट है, या फिर लैंग्वेज है उसकी अलग. जस्ट बिकॉज ऑफ दीज 4, इसके इनके इन 4 ग्राउंड्स की वजह से किसी को भी स्टेट रन या स्टेट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन डिनाई नहीं किया जाएगा. आर्टिकल 29 क्लोज 2 ये कहता है किसी भी इंडिविजुअल पर्सन का जिसका अलग रिलीजन या अलग रेस, अलग सिटीजन, अलग कास्ट या अलग लैंग्वेज है. इसके अंदर तुम देख रहे होगे कि एक जो हमने आर्टिकल 15 के अंदर 5 ग्राउंड्स पढ़े थे, यहाँ पे सिर्फ 4 ही है. एक ग्राउंड बच गया. कौन सा? सेक्स यानी जेंडर. जेंडर क्यों नहीं है? क्योंकि स्टेट रन या स्टेट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओनली फॉर गर्ल्स भी हो सकते हैं. ओनली फॉर गर्ल्स भी हो सकते हैं ना. तो वहां तो बॉयज को एडमिशन नहीं मिल सकता. तो ये यहाँ पे लिखा ही नहीं गया. समझ लो बात. ठीक है. तो आर्टिकल 29(1) क्या कहता है कि अगर किसी भी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स के पास में डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट स्क्रिप्ट या डिफरेंट कल्चर है ना, तो उनके पास वो अधिकार है, उसको कंजर्व कर सकता है. तो ये कैसा हुआ? ये हुआ ग्रुप राइट. कैसा राइट है? ग्रुप राइट या राइट ऑफ अ ग्रुप. राइट ऑफ अ ग्रुप. आर्टिकल 29 क्लोज 1. अगर किसी ग्रुप की, एक आदमी की तो लैंग्वेज अलग नहीं हो सकती ना, किसी ग्रुप की होगी ना. एक आदमी का तो कल्चर अलग नहीं हो सकता ना, किसी ग्रुप का होगा ना. तो ये आर्टिकल 29 क्लोज 1 किसके लिए? ग्रुप के लिए. किसी अगर ग्रुप की लैंग्वेज अलग है, स्क्रिप्ट अलग है, कल्चर अलग है, तो उनके पास में अधिकार है टू कंजर्व इट. आर्टिकल 29 क्लोज 1 खत्म. आर्टिकल 29 क्लोज 2 क्या कहता है? कोई भी स्टेट रन या स्टेट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ना, उनको एडमिशन डिनाई नहीं कर सकता. तो ये इंडिविजुअल राइट हुआ, राइट ऑफ एन इंडिविजुअल. और तुमने पढ़ा होगा जब हम पहली क्लास ले रहे थे, मैंने बताया था कि फंडामेंटल राइट्स कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ सिटीजन्स के लिए है. उसके अंदर कौन कौन से थे जो सिर्फ सिटीजन्स के लिए? वैसे 15 16 19 29 और 30. तो 29 है ना, ये 29वां और 30वां, ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, फॉरेनर्स के लिए नहीं है. ये नहीं कि कोई जर्मनी से आ जाएगा, वो बोलेगा मेरे पास में डिफरेंट लैंग्वेज है तो मुझे इसको कंजर्व करने का अधिकार है, मैं अपना कुछ जर्मन पब्लिक स्कूल खोल लेता हूँ. ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए है. जो इंडिया के सिटीजन है उनको ही अधिकार मिले हुए. 2 आर्टिकल 29 क्लोज 1, आर्टिकल 29 क्लोज 2. ठीक है भाई. डन. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेक्शन ऑफ सिटीजन्स माइनॉरिटी भी हो सकता है, मेजोरिटी भी हो सकता है. ऐसा कुछ नहीं है. मतलब कि जो माइनॉरिटी, ये जो है ना, ये ग्रुप की माइनॉरिटी भी हो सकता है, मेजोरिटी भी हो सकता है. ये सिर्फ माइनॉरिटी के लिए नहीं है. मतलब क्या इस बात का? इसका मतलब ये है कोई, जैसे रिलीजन तो मेजोरिटी में, जैसे हिंदुइज्म है, मानने की बात है, वो महाराष्ट्र में तो मेजोरिटी में, लेकिन उनकी लैंग्वेज कौन सी है? मराठी है.
अगर वे तमिलनाडु में जाएंगे तो तमिलनाडु के हिंदुओं की लैंग्वेज कौन सी है? तेलुगु है। इसका मतलब ये है कि वे तमिलनाडु के अंदर ये जो मराठी स्पीकिंग हिंदू है वे माइनॉरिटी हो जाएंगे तमिलनाडु में। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट हैव सेड दैट सेक्शन ऑफ सिटीजन्स इंक्लूड्स बोथ माइनॉरिटीज एज वेल एज मेजोरिटीज। ठीक है, सबके पास ये अधिकार है, बस उनके पास में अपना डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट स्क्रिप्ट या डिफरेंट कल्चर होना चाहिए, बस। अब बात करते हैं आर्टिकल 30 की। आर्टिकल 30 क्या कहता है? आर्टिकल 30 टॉक्स अबाउट राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। अब देखो, अगर क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी माइनॉरिटीज का जिक्र है संविधान में, तो माइनॉरिटी वर्ड तो कहीं भी डिफाइंड नहीं, नो वे डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जो माइनॉरिटीज अंडर आर्टिकल 30 है वो दो तरह की माइनॉरिटी है। कौन कौन सी? या तो रिलीजियस माइनॉरिटी, मतलब धर्म के आधार पर कोई माइनॉरिटी हो, या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे जो माइनॉरिटी होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है? इसी आर्टिकल 31 क्या कहता है? आर्टिकल 31 सेज दैट व्हाट दैट एनी माइनॉरिटी या एनीवन हैव द राइट, जिनके पास जो माइनॉरिटी में, रिलीजियस माइनॉरिटी में या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में, उनके पास में अधिकार है, दे हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। समझ गई बात? मतलब they have the right to, article 31, article 30 is about right to establish and administer what, their own educational institution। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब ये अपना कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं जिनके पास में डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट सिटीजन, वो लैंग्वेज है, उनको उसको कंजर्व करने के लिए वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं अंडर आर्टिकल 30। ठीक है, जैसे मदरसाज होते हैं, मदरसाज को कहाँ से वैलिडेशन मिलती है? अंडर आर्टिकल 30 से वैलिडेशन मिलती है, क्योंकि वे अपने रिलीजन को कंजर्व करने के लिए दे कैन ओपन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, मैंने तुम्हें बता दिया कि ये हो गया इसके अंदर, आर्टिकल 30 के अंदर, दैट दे हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब इसके आर्टिकल 30 के भी दो पार्ट्स हैं। आर्टिकल 30 के भी दो पार्ट्स हैं। कौन कौन से? आर्टिकल 30 क्लोज 1, आर्टिकल 30 क्लोज 2। आर्टिकल 30 के दो पार्ट्स हैं, आर्टिकल 30 क्लोज 1 एंड आर्टिकल 30 क्लोज 2। क्या क्या है? आर्टिकल 30 क्लोज 1 क्या कहता है? रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज कैन एस्टैब्लिश एंड मैनेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के पास में क्या अधिकार है? दे हैव द राइट टू establish their own educational institution, establish and manage educational institution। इतनी बात समझ आती है। आर्टिकल 30 क्लोज 2 क्या कहता है? आर्टिकल 30 क्लोज 2 कहता है कि द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट इन ग्रांटिंग एड टू सच इंस्टीट्यूशन। मतलब ये नहीं कि ये माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूशन है तो इसको जब हम एड प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। ठीक है, आर्टिकल 30 क्लोज 2 टॉक्स अबाउट द स्टेट दैट द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट in granting aid to such institutions। कौन से इंस्टीट्यूशंस? जो माइनॉरिटीज ने बनाए हैं। इन ग्रांटिंग एड टू सच इंस्टीट्यूशंस। ठीक है भाई, इतनी बात समझ आती है। और माइनॉरिटी कहीं डिफाइंड नहीं है, बस रिलीजियस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कौन कहाँ पे? ये आर्टिकल 30 के अंदर है। आर्टिकल 30 ऑल्सो इंक्लूड्स द राइट ऑफ माइनॉरिटी टू इम्पार्ट एजुकेशन इन देयर ओन लैंग्वेज। माइनॉरिटी के पास में अधिकार है कि वो अपनी भाषा में अपने स्कूल, अपने जो भी उनका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, दे हैव द राइट टू इम्पार्ट एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन इन देयर ओन लैंग्वेज। ठीक है, ये बात समझ में आती है। इसके बाद अब जो है ना, ये जो अपने पास में जो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये तीन तरह के होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर देयर। 3 टाइप्स ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर देयर। कौन कौन से? पहला होता है भाई जो दोज दैट सीक रिकॉग्निशन एंड एड फ्रॉम द स्टेट, जिनको रिकॉग्निशन भी चाहिए स्टेट से और पैसा भी चाहिए, एड भी चाहिए। दूसरे कौन से होते हैं? जिनको सिर्फ रिकॉग्निशन चाहिए, दोज ओनली वांट रिकॉग्निशन नो एड। ठीक है ना भाई, उनको कोई एड नहीं चाहिए। तीसरे कौन से होते हैं? ना उनको रिकॉग्निशन चाहिए ना उनको एड चाहिए, ऐसे भी होते हैं। रिकॉग्निशन मतलब क्या है कि उनकी जो पढ़ाएंगे, उनकी डिग्री जो प्रोवाइड करेंगे उसकी वैल्यू होगी। रिकॉग्निशन मतलब ये है। ठीक है, तो अगर ये जो ऊपर वाले तो है ना, जिनको रिकॉग्निशन चाहिए,
जिनको रिकॉग्निशन चाहिए, चाहे उनको एड चाहिए नहीं चाहिए, उनको उनको स्टेट कैन रेगुलेट दीज टू। कौन कौन से? ये वाले जिनको रिकॉग्निशन चाहिए चाहिए, एड चाहिए नहीं चाहिए ये मैटर नहीं करता। अगर रिकॉग्निशन चाहिए तो फिर स्टेट कैन रेगुलेट देम विद रिस्पेक्ट टू सिलेबस या फिर एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। लेकिन जिनको ना ही एड चाहिए ना ही रिकॉग्निशन चाहिए, उनको स्टेट ना ही रेगुलेट कर सकता है, वे कुछ भी पढ़ाए, उनका कुछ भी एकेडमिक स्टैंडर्ड हो, क्योंकि ना ही उन्होंने रिकॉग्निशन लिया है ना ही वे एड ले रहे हैं सरकार से। ठीक है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक केस हुआ था, TNA पाई फाउंडेशन वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका, 2002 केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो ये माइनॉरिटी के पास जो अधिकार है ना, ये टू एडमिनिस्टर देयर इंस्टीट्यूशंस, दैट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं, मतलब ये एब्सोल्यूट नहीं है, ऐसा नहीं है कुछ भी पढ़ाओ तुम या कुछ भी ट्रेनिंग दो। ठीक है, दे आर सब्जेक्ट टू द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है। इसके बाद और क्या पढ़ना था इसमें आर्टिकल 29 30 में? बस इतना ही पढ़ना था। माइनॉरिटी स्टेटस एक चीज और देख लो, एक बाल पाटिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 का केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि माइनॉरिटी स्टेटस इज टू बी डिसाइडेड स्टेट वाइज, नेशनल वाइज कोई माइनॉरिटी स्टेटस नहीं हो सकता। ठीक है। स्टेट वाइज मतलब कि हो सकता है जहाँ यहाँ पे अगर पूरे इंडिया में हिंदू मेजोरिटी में है, हिंदू मेजोरिटी में पूरे इंडिया में, लेकिन जब हम नागालैंड की बात करते हैं तो वहाँ पे माइनॉरिटी में आते हैं, क्योंकि वहाँ पे मेजोरिटी में कौन है? क्रिश्चियन। लेकिन अगर पूरी कंट्री की बात करते हैं तो वहाँ पे क्रिश्चियन माइनॉरिटी में, लेकिन अगर प्रॉपर नागालैंड की बात करते हैं तो वहाँ क्या है? क्रिश्चियंस मेजोरिटी में। ठीक है। तो ये हो गया, बस इतना ही पढ़ना है आर्टिकल 29 और 30 के अंदर। ठीक है, इतना ही पढ़े बस आज, इतना कम। ठीक है, चलो ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट द डे। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हमने पढ़े हैं आज, ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारी डाइवर्सिटी को। ठीक है, ये मैंने तुम्हें बता दिया। और बस आई होप दिस सेशन मेड यू अंडरस्टैंड द टॉपिक इन अ वेरी क्रिस्टल क्लियर वे। ठीक है, डो नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू हार्विंजर्स ऑफ हिस्ट्री। दिस वाज ऑल अबाउट द डे। थैंक यू।